14 सितंबर 2022 की प्रमुख न्यूज़ टुडे देखें तो उसके अंदर अपने पास में फर्स्ट एडिटोरियल दिया हुआ है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के तहत सोशल ऑडिट में देरी पर रिपोर्ट जारी की। जो मनरेगा चल रहा गाँव के अंदर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सोशल ऑडिट कैलेंडर वर्सेस ऑडिट कंप्लीटेड शीर्षक की एक रिपोर्ट जारी की। ठीक है, जिसमें निर्धारित ऑडिट का कार्य केवल अभी तक 14.29% ही पूरा हुआ। अब ये सोशल ऑडिट क्यों कराई जाती है? इसके तहत ये जानने का प्रयास किया जाता है, समीक्षा करता है कि ये जानने का प्रयास किया जाता है क्या वास्तव में ज़मीनी स्तर पर उतना ही व्यय किया गया जितना राज्य द्वारा रिपोर्ट किया गया। कि राज्य एक बजट तैयार करता है, उसके लिए बजट में अलग से अमाउंट तैयार करता है, अमाउंट होल्ड करता है और वो उतना खर्च कर भी रहा या नहीं कर रहा। इसमें मनरेगा के तहत निर्मित अवसंरचनाओं की गुणवत्ता जांच, मजदूरी, वित्तीय हेराफेरी आदि जांच भी शामिल है। मनरेगा के मूल अधिनियम की धारा 17 के तहत सोशल ऑडिट का प्रावधान किए गए। हालांकि इससे जुड़े लेखा परीक्षकों को दिसंबर 2016 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक निर्धारित किए गए थे। इन मानकों के अनुसार प्रत्येक सोशल ऑडिट यूनिट पिछले वर्ष राज्य के द्वारा किए गए मनरेगा व्यय के फंड के बराबर के हकदार होते हैं। उनकी स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, न कि राज्य द्वारा। मनरेगा के बारे में क्या क्या बातें हैं तो वो सुनिए। इसके तहत वित्तीय वर्ष में 100 दिवसों में मजदूरी योग्य रोजगार गारंटी दी जाती है। योग्य रोजगार की गारंटी दी जाती है। मनरेगा के तहत आपको 100 दिन का रोजगार मिलेगा। ठीक है, ये गारंटी उस ग्रामीण परिवारों को दी जाती है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से पंजीकरण कराते हैं। सूखा, प्राकृतिक आपदा, अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में 150 दिनों तक भी इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जिन कार्यों की अनुमति उनमें शामिल है सामुदायिक एवं निजी दोनों प्रकार की भूमि पर विकास और मृदा संरक्षण, जल संचयन आदि इसके तहत आते हैं। इसके बाद सेकंड एडिटोरियल अपने पास देखें तो दक्षिणी कोरिया में परमाणु संयंत्र रिएक्टर ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान उत्पन्न किया। दक्षिणी कोरिया के अंदर क्या चल रहा है? नाभिकीय संयंत्र पे कोई वो चल रहा है। नाभिकीय संयंत्र रिएक्टर ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान उत्पन्न किया। कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च एक परमाणु संयंत्र रिएक्टर। इस रिएक्टर के शोधकर्ताओं ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान उत्पन्न करने में सफलता हासिल की। यह तापमान सूर्य के कोर से लगभग 7 गुना अधिक है। टोकामक एक चुंबकीय संलयन उपकरण है। इसे नाभिकीय संलयन की ऊर्जा के बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में व्यवहार में लाने के लिए डिजाइन किया गया। ये सूर्य और तारों को ऊर्जा देने वाले सिद्धांत पर आधारित है। इसमें गर्म प्लाज्मा का संलयन करने के लिए शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी अधिक पहुंच जाता है। इसका उपयोग भाप का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है। इस भाप के माध्यम से टरबाइन और जनरेटर चलाकर बिजली पैदा की जा सकती है। इस तापमान से भाप उत्पन्न की जा सकती है और उस भाप से टरबाइन और जनरेटर चलाकर बिजली उत्पन्न की जा सकती है। इसके ये फायदे। उसके अलावा नाभिकीय संलयन एक ऐसी प्रक्रिया जहाँ 2 या 2 से अधिक हल्के परमाणु नाभिक के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण। और इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा क्या मुक्त होती है। यह सूर्य और तारों का ऊर्जा स्रोत है। सूर्य नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे कार्य करते हैं, तारे भी इसी पे करते हैं। अब नाभिकीय संलयन के लाभ क्या क्या हो सकते हैं? प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। ईंधन बड़े पैमाने पर उपलब्ध होता है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन नहीं होता। नाभिकीय विखंडन की तुलना में कम रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। संलयन की प्रक्रिया में चुनौती की इतने उच्च तापमान पर पदार्थ केवल प्लाज्मा अवस्था में मौजूद होता है।
मतलब कि ये तापमान इतना होता है कि इसमें कुछ भी हो, चाहे लोहा हो या कोई भी धातु हो, सबसे कठोर, वो भी पिघल जाती है। इसके साथ काम करना बेहद मुश्किल होता है। उस तापमान के कारण सलियन अभिक्रिया आसानी से नियंत्रित नहीं होती। ये तापमान इतना अधिक होता है कि अभिक्रिया को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके अंदर कैसे कार्य करते हैं? हाइड्रोजन परमाणुओं को गर्म किया जाता है। जो हाइड्रोजन होता है उसके परमाणु गर्म किए जाते हैं। सलियन अभिक्रिया शुरू हो जाती है। गर्म होने से सलियन अभिक्रिया शुरू हो जाती है। हीलियम और न्यूट्रॉन और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। न्यूट्रॉन ऊर्जा जल को गर्म करती है और वो उसे गर्म करती है। गर्म से भाप बनती है। उसमें ऊर्जा जैसे ड्यूटेरियम हो गई, ट्रिटियम हो गई, दोनों मिलते हैं तो हीलियम का निर्माण होता है। हीलियम से न्यूट्रॉन निकलता है। ये न्यूट्रॉन के अंदर ऊष्मा होती है। यहाँ पे चैम्बर लगा होता है और उसके अंदर जल भरा होता है। वो जल भाप में कन्वर्ट होता है और उससे बिजली बनाई जा सकती है। तो ये था नाभिकीय सलियन। उसके बाद अगले पेज पे देखें तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने संशोधित आवश्यक दस्तावेजों की राष्ट्रीय सूची 2022 जारी की। अब क्या कि प्राथमिक उद्देश्य है इसका 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करना। दवाओं का तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देना। ये 3 पहलू कौन कौन से हैं? लागत, सूखा और प्रभावकारिता। इसमें तो मेरे को कुछ ज़्यादा कुछ खास लग नहीं रहा। ये वैसे टॉपिक है, छोड़ो इसको। चुनाव आयोग ने हटा दिया इसको शब्दावली। उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने गौडगिल और कस्तूरी रंगन समितियों की रिपोर्ट के खिलाफ याचिका दायर खारिज की। पश्चिमी घाट के गौडगिल समिति और कस्तूरी रंगन समिति पर रिपोर्ट को लागू नहीं करने के लिए न्यायालय ने एक याचिका दायर की गई थी, उसको उन्होंने खारिज कर दी। गौडगिल समिति की कब बनाई गई थी? 2011 में। पश्चिमी घाट क्षेत्र के 64% भाग को अलग अलग स्तरों पर पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में घोषित करने की सिफारिश की गई थी इसके अनुसार। ठीक है। और हालांकि इसी सिफारिश को बड़े पैमाने पर विरोध किया गया था। इसके बाद कस्तूरी रंगन समिति 2013 में गठित की गई और इस समिति में पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्र के 37% क्षेत्र को ES से घोषित करने की सिफारिश की थी। तो उन दोनों को उन्होंने खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है। उसके बाद देखी जाए तो प्रमुख सुर्खियाँ कौन कौन सी हैं? विंडफॉल टैक्स। अब ये विंडफॉल टैक्स कौन कौन सा है? विंडफॉल टैक्स एक भारी, कभी कभी अप्रत्याशित घटनाओं पर लाभ प्राप्त कर लगाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। उदाहरण के लिए वर्तमान रूस यूक्रेन संघर्ष के परिणाम स्वरूप ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि से प्राप्त लाभ पर कर आरोपित करना। ठीक है। इसे आमतौर पर एक बारगी के रूप में बोतलक्षी प्रभाव पर आरोपित किया जा सकता है। यह कर की सामान्य दरों से अधिक होती हैं। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक सामाजिक कल्याण के लिए एक क्षेत्र में अतिरिक्त लाभ का पुनर्वितरण करना होता है। ये टैक्स एक तरीके से लाभ को पुनर्वितरित करने के तौर पे लगाया जाता है। व्यापार बोर्ड। इस बोर्ड का गठन जुलाई 2019 में हुआ था। व्यापार विकास संवर्धन परिषद को व्यापार बोर्ड का साथ विलय करके गठित किया गया था। व्यापार विकास और संवर्धन परिषद दोनों को मिला के व्यापार बोर्ड बनाया गया था। कार्य किया इसका विदेश व्यापार नीति से जुड़े नीतिगत उपायों में सरकार को सलाह प्रदान करता है ताकि भारतीय व्यापार को बढ़ावा देने और संबंधित उपायों को प्राप्त किया जा सके। सदस्य कौन कौन है इसके? बोर्ड के सदस्यों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिभागी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं इसके अंदर। उसके बाद वन वाटर अप्रोच को एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के रूप में भी जाना जाता है। ये एकीकृत योजना और क्रियान्वयन दृष्टिकोण है। तो इसको भी ये भव्य दृष्टिकोण जल को संबंधित निवेशों का आर्थिक पर्यावरण सामाजिक लाभ प्रदान करते। छोड़ो इसको भी।
यूनाइटेड इन साइंस रिपोर्ट, इसमें भी कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं सुर्खियों में रहे अभ्यास। फर्स्ट है जिमेक्स, भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच का प्रमुख अभ्यास है जिमेक्स। ठीक है। दूसरा अभ्यास है काकडू, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी द्वारा आयोजित यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास, इसमें भारतीय सहित 14 नौसेनाओं के पोत इसके अंदर भाग लेंगे। कौन सा अभ्यास? काकाडू। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन नेवी के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में जाना जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी देवनागरी लिपि को अपनाया था और इसी उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है संज्ञात्मक असंगति, इसको छोड़ो। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर पत्तन पोत वहां राष्ट्रीय मंत्रालय ने गुजरात के लोथल में एक योजना बना रहा है। पश्चिमी घाटी संधि प्रमुख नगरों में से इसमें भी छोड़ो, सागरमाला परियोजना वहाँ पे चल रही है। सुर्खियों में रहे प्रमुख स्थल में देखें तो कतर की राजधानी कौन सी है? दोहा। हाल ही में केंद्र सरकार ने कतर के साथ कृषि और खाद्य भौगोलिक संकेत उत्पादों की वर्चुअल नेटवर्किंग बैठक आयोजित करता है। कतर फारस की खाड़ी के पश्चिमी तट पर स्थित है और इससे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कतर कहाँ पे पड़ता है? ये देश पड़ता है कतर। एक साइड सऊदी अरबिया लगता है, एक साइड इसकी ईरान लगता है, इधर टर्की लगता है। ठीक है। तो इसकी ये होता है, ये विशेषता है। अब इसके अंतर्गत दूसरा स्थल है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? नूर सुल्तान। ये कजाकिस्तान का एरिया है। इधर उज्बेकिस्तान लगता है, किर्गिस्तान लगता है और इधर चाइना लगता होगा। कजाकिस्तान के मध्य एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। दुनिया का नौवां सबसे बड़ा देश है और इसकी स्थिति उत्तर पश्चिम में रूस, पूर्व में चीन, ये चीन हो गया, एक साइड रूस हो गया और इधर ये लगते ही हैं सऊदी अरबिया वाले देश। ठीक है। और भौगोलिक विशेषताएं देखें तो खांग तेंगर प्रदेश का उच्चतम बिंदु छोड़ो इसको अरल सागर और दक्षिण कैस्पियन सागर में स्थित है। तो ये प्रमुख हेडलाइंस थी। थैंक यू सो मच।